स्टाफ है ना। हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ बहुत मज़े में होंगे। हाँ, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान भाग 2 का पहला चैप्टर प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे। आसान से शब्दों में जानेंगे ताकि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कोई भी परीक्षा हो उसमें आसानी से आप अपने आप को प्रूव कर सकें। तो देखिए फिजिक्स सेकेंड की अगर बात करें, जो पहला चैप्टर है हमारा वो है प्रकाशिकी। और देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या। प्रकाशिकी के अंतर्गत अगर चैप्टर फ्लो की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला देखिए हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आएगा गोलीय दर्पण। थर्ड आएगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चौथा आ जाएगा क्रांतिक कोण। और आ जाएगा इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में इसके बारे में आज हम जानेंगे आसान से शब्दों में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्रांति कोण के बारे में पढ़ेंगे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी इसे हम कह सकते हैं लाइट। ठीक है, प्रकाशिकी मतलब लाइट। तो देखिए इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आप प्रकाश से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए जैसा कि प्रकाशिकी चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश है क्या चीज़। लाइट। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके कुछ गुण की बात किया जाए, प्रकाश के गुण की बात करें तो इसमें ढेर सारे गुण होते हैं। जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके गुण भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए कुछ गुण हम इसके बारे में जान लेते हैं। अगर देखिए पहले गुण के लिए बात किया जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, दूसरे गुण की बात किया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल। की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है।
ठीक है। तो निर्वात या वायु में अगर प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो फिक्स है, वो कितना होता है 3×10⁻⁸। देखिए ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ बहुत काम आने वाला है ये। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं गुजरता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ ना देखा जा सके। जब देख ही नहीं सकते हैं तो देखिए प्रकाश भी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। ठीक है, चौथे गुण की अगर हम बात करें तो देखिए श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं। अगर वे सातों रंगों की बात किया जाए तो देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है विबग्योर। ठीक है, ये सात रंग श्वेत प्रकाश में पाए जाते हैं और ये हमें दिखाई कब देते हैं? श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वो सात अलग अलग रंगों में बंट जाएगा। श्वेत प्रकाश गुजरेगा कहाँ से भाई? प्रिज्म से होकर, तो ये सात अलग अलग रंगों में बंट जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ गुण है, बाकी देखिए कुछ और भी है। बाकी देखिए इतना ही जानते हैं, आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो इसके गुण भी क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही जानते हैं। आगे चलते हैं। गर्मी बहुत है, हालत ख़राब हो रही है, फिर भी वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके प्यार के लिए है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चलिए देखिए, अब हम देखें इस चैप्टर के अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, बाकी क्लास 10th में भी इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रकाश के परावर्तन की अगर बात किया जाए तो देखिए यदि कोई जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराएगी तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखे होंगे जैसे दर्पण होता है, शीशा या कोई भी चिकना या चमकदार सतह होगा, अगर उसमें प्रकाश हम क्या करेंगे? गुजारेंगे, डालेंगे तो टकरा करके वापस लौट आता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए सबसे पहले इसके चित्र की बात करें तो इसका चित्र कैसे बनेगा। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, देखिए क्लास 12th और 11th में अगर अच्छे तरीके से समझने और याद करने पढ़ने की बात की जाए तो फिगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है। फिगर अगर हम फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेते तो 50 से 60% मान के चलिए वहीं पे खेल हो जाएगा उसका ख़त्म। उसके लिए फिगर अच्छे तरीके से समझना होगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये आगे देखिए संभव है, अर्थात संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे दर्पण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए एक प्रकार का ये दर्पण बन गया है। देखिए दर्पण के जिस ओर ये लाइनिंग वाला भाग मिलेगा, इसको हम मान के चलते हैं कि ये पेंट किया हुआ भाग है या कलाई किया हुआ भाग है। पेंट किया भाग या फिर बोल सकते हैं कलाई किया हुआ भाग। और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ इसका जो देखिए एक तल बनता है उसे हम कह सकते हैं परावर्तक तल। क्योंकि देखिए कोई भी प्रकाश की किरण है जब इस परावर्तक तल में पड़ेगी ना आते ही टकराएगी और टकरा करके लौट जाएगी, और यही घटना हमारा क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए, जैसे ये कोई किरण है जो दर्पण की ओर क्या है आ रही है। अब देखिए ये जो आने वाली किरण होती है दर्पण की ओर, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जैसे ही ये दर्पण से टकराएगी तो टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। ये आने वाली किरण है और ये जब टकराएगी दर्पण से, टकराते ही क्या होगा, ये दूसरी तरफ परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए जो आने वाली किरण है, दर्पण की ओर आने वाली किरण है, प्रकाश की किरण, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, और दर्पण से टकरा करके दूसरी तरफ जब निकल जाएगी तो उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक है, इतना समझ गए। तो दर्पण की ओर आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी उसे कहेंगे आपतित किरण, और दर्पण से टकरा करके जब लौट जाएगी किरण तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के किसी एक पॉइंट पर मिले हुए हैं, और देखिए उस पॉइंट पर यदि हम क्या करें, एक लंब खींच दें, इस पॉइंट से एक सीधी लाइन खींच दें, लंब डाल दें, तो देखिए ये जो लंबवत रेखा खींची गई है इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक है, तो दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, टकरा करके लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए इसी चित्र में कि देखिए अभिलंब है और यह आपतित किरण है, इसके बीच एक ये कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, और इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहा जाएगा, आपतन कोण, जिसको किससे दर्शाते हैं, आई से। ठीक है, और इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच देखिए भी एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। अगर इस कोण को नाम देने की बात किया जाए तो इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और इसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा लिखने की बात की जाए, तो इसकी परिभाषा देखिए क्या बनेगी कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकरा करके वापस लौट आती है, और इसी प्रक्रिया को, इसी परिघटना को या इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो क्या बनेगी परिभाषा, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है तो टकराकर वापस लौट आती है। और इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश का इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन।
अब इसके नियम की बात करें तो इसके देखिए नियम कितने हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो इसके नियम कितने बनेंगे, 2। और कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर इसके नियम की बात किया जाए तो देखिए इसके 2 नियम हैं, ठीक है। देखिए पहला नियम क्या कहता है इसमें, देखिए देख सकते हैं कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों लाइनें किसी एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, ठीक है। अगर इस बिंदु के नाम की बात करें तो इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु, ठीक है। तो पहला रूल ही यही है इसका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल, और उस तल का नाम क्या है, आपतन बिंदु। तीनों एक ही जगह पे मिले होते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं और जहां मिले हुए होते हैं तीनों, अगर उस बिंदु के नाम की बात करें तो आपतन बिंदु होगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या है कि देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण था और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण था R। तो सेकेंड रूल ही यही है इसका कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा नियम बनेगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए एंगल I बराबर हो जाएगा एंगल R के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा रूल। गर्मी बहुत है, हालत खराब हो रही है, पसीना बंद नहीं हो रहा। चलिए नोट कर लीजिए कि आगे देखते हैं। हो गया, चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। अब चलिए देखिए परावर्तन तो हो गया है। अब इसके बाद देखिए अगर अपने टॉपिक की बात करें गोली दर्पण पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की अगर बात करें तो आसान से शब्दों में हम कह सकते हैं कि परछाई। जैसे हम देखिए दर्पण के सामने, शीशे के सामने अपना चेहरा ले जाते हैं तो उसमें हमारा जो प्रतिबिंब होता है, हमारा चेहरा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर बिंब की बात करें तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब का मतलब यहाँ पे वस्तु है। और प्रति का मतलब कह सकते हैं उसका दूसरा एक प्रकार से रूप। ठीक है, जो किसी चिकने या चमकदार सतह में बनता नजर आता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शीशा, दर्पण। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब की अगर परिभाषा की बात करें कि विज्ञान की बुक में जो परिभाषा दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है प्रतिबिंब के बारे में।
ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा बनेगी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, ये हो गया देखिए प्रतिबिंब के बारे में कि वस्तु से जब भी कोई प्रकाश की किरण चलेगी और जब भी वो किसी चिकने चमकदार सतह से टकराएगी, टकरा करके परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो परावर्तित होगी या एग्जैक्ट क्या होगी? किसी बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पे उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से हैं? देखिए पहला है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो प्रकार के होंगे। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसी से परिभाषा बनेगी। अगर यहाँ पे देखिए मिलती है ये शब्द का यूज कर देंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस शब्द का यूज कर देंगे तो आभासी में आ जाएगा। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ऐसे हम समझें तो ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई दे, नजर आए या कहीं पर्दे पर जिसको प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी का मतलब जिसे आभास कर सकते, महसूस कर सकते हैं, और इस आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो चलिए एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं इनकी, जान लेते हैं इनके बारे में भी। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बनेगी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। आगे जब दर्पण में, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनना बताया जाएगा, सिखाएंगे, तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी में और बढ़ाना है इसकी परिभाषा, और लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब के लिए अगर बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है?
तो इसकी परिभाषा बनेगी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है नहीं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है भाई। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो ये था प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, दिख रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब शायद दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए, गर्मी बहुत है। हो गया। गर्मी ने हालत को ख़राब करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, अपने बस में है तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो अपने बस में उस पर फोकस करते हैं, जो नहीं है उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिबिंब हो गया। अब ये जानते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण होता क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण की बात किया जाए, देखिए गोली से नज़र आ रहा है कोई गोला है और उस गोले से क्या बनाया गया है, दर्पण। तो कोई भी खोखला गोला है, उसके एक तरफ यदि हम क्या करेंगे, पेंट या कलई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो एक तल उसका परावर्तक तल निकल के आएगा, जिधर से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चित्र में समझ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे परिभाषा जानेंगे इसके बारे में। देखिए जैसे ये हमने क्या लिया, एक कोई खोखला कांच का गोला है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो हमने दो गोले लिए हैं यहाँ पे। दो गोले क्यों लिए गए हैं अभी मालूम हो जाएगा, बस देखते रहिए। ठीक है, देखिए ये कांच का एक खोखला गोला है। अब इस कांच के खोखले गोले को मान लेते हमने इतना सा, ये क्या किया, काट दिया। ये इतना काट के इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा गोला था, उसमें भी उसका एक छोटा सा भाग काट लिया, मान लिए इतना, ये कट गया है। अब देखिए कटे हुए भाग के यदि उठे हुए भाग में, उभरे हुए भाग में, यदि उभरे हुए भाग में क्या करेंगे, पॉलिश या कलई कर देंगे। ये दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, कलई कर दिया, जो कहना है कह सकते हैं। तो ये कलई किया हुआ भाग कहलाएगा, कलई किया भाग। ठीक है, जब उभरे हुए भाग में हम पेंट या कलई पॉलिश कर देते हैं, तो देखिए इसका जो सामने वाला भाग ये इसका क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले चित्र में जान लेते हैं कि अब देखिए यदि हम क्या करें, ये धंसे हुए भाग में पेंट या पॉलिश कलई जो भी कहना है कह सकते हैं, कंफ्यूज मत ना है ना। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, पेंट करना, पॉलिश करना, कलई करना। तो देखिए ये पेंट किया हुआ भाग या कलई किया हुआ भाग है। कलई किया भाग।
और दूसरी तरफ इसका जो तल बनेगा वो कहलाएगा परावर्तक तल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उठे हुए भाग में पॉलिश करेंगे तो धंसा हुआ भाग परावर्तक बन जाता है। अगर धंसे हुए भाग में पॉलिश करते हैं, कलई करते हैं, तो उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाता है। तो देखिए इससे हमें क्या जानने के लिए मिलेगा कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार में बंटा होगा। देखिए यदि उभरे हुए भाग में पेंट या कलई कर देंगे तो धंसा हुआ भाग जब परावर्तक तल कहलाएगा तो ये दर्पण कैसा बनाएगा? अवतल। ये बनेगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अगर धंसे हुए भाग में कलई कर देंगे तो उठा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण को कहा जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अब देखिए गोलीय दर्पण की परिभाषा आप खुद से बना सकते हो। कांच का कोई खोखला गोला था, उसको काट करके जो भी दर्पण बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। तो एक लाइन की परिभाषा है, लिख देते हैं कि कांच के खोखले गोले, खोखले गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। कोई कांच का खोखला गोला, उसे काट करके जब कोई दर्पण बनाएंगे, और दर्पण बनाने का मतलब किसी एक तरफ कलई करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तभी जा करके दूसरा उसका जो तल आएगा वो परावर्तक तल मिलेगा, तब दर्पण बनेगा। ठीक है। अब इसके अगर प्रकार की बात कर लें तो इसके प्रकार कौन कौन से बनेंगे हमारे, चलिए जान लेते हैं प्रकार के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। तो इसके जो प्रकार मिलेंगे दो, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है। देखिए यहाँ गोलीय शब्द का यूज किया है, इसलिए दो प्रकार के हैं। ये तो फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। तो देखिए पहला है उत्तल दर्पण। ठीक है। और दूसरा है अवतल दर्पण। ये दो दर्पण हैं, एक उत्तल बनेगा और गोले से, और दूसरा अवतल बनेगा। उत्तल दर्पण की बात किया जाए देख ही सकते हैं, धंसे हुए भाग में पेंट या पॉलिश कर दिया गया तो उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग क्या हो गया? परावर्तक तल बन गया। ठीक है। तो नॉर्मल सी परिभाषा बनेगी कि जिस दर्पण का, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, जिस दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और चित्र में देख ही सकते हैं, बाकी बनाना चाहें तो एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। ठीक है। ये देखिए ये जो है उठा हुआ भाग है, इसका जो परावर्तक तल बनेगा वो कैसा है? उठा है। ठीक है। अब अगर अवतल की बात किया जाए तो अवतल की परिभाषा क्या बनेगी?
देखिए अवतल कौन दर्पण किसे कहेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है, धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा। अगर इसका चित्र बनाना चाहें, छोटा सा चित्र बना देते हैं। ये चित्र कम जलेबी ज़्यादा बन रहा है भाई, चलिए इधर बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो धंसा हुआ भाग है ये इसका परावर्तक तल है, और ये कैसा है, धंसा हुआ है। और जिस दर्पण का परावर्तक तल धंसा होगा वो अवतल दर्पण, और जिसका उठा होगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट हो गया। चलिए भाई अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, चाहे कुछ परिभाषाओं के नाम से समझ लेते हैं या फिर गोलीय दर्पण जो होता है उसके कुछ भाग की बात कर लो, मुख्य भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य भाग के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर अगर बात करें भाग की तो जान लेते हैं हम वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, ठीक है। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे गोले में देखे हैं, वृत्त में देखे हैं, ये क्या होता है, मध्य में एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, चाहे वृत्त की बात करो चाहे गोले की बात करो। अब अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो किससे बना था, कांच का खोखला गोला काट के ही बनाए थे। तो अगर कांच का खोखला गोला काट के बनाए थे तो गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, उसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। और यहीं पे बना लेते हैं उत्तल दर्पण भी। ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए ये कांच का खोखला गोला काट के बनाए थे, अगर इसको हम पूरा शेप देने का प्रयास करें तो ये ऐसे बन जाएगा। इसके लिए अगर बात करें तो ये भी लगभग ऐसे पूरा, क्योंकि गोले को काट के बनाए थे। तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र। ठीक है, इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र। और इसी के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से दर्शाते हैं।
ठीक है। चलिए दूसरा भाग जान लेते हैं, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इस दर्पण का कहीं ना कहीं मध्य भाग होगा, ठीक है। और इसके मध्य भाग को ही क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है। परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसे दर्शाने की बात करें तो इसे, चलिए देखिए ये है और एक ये है, दोनों के लिए है, इसको P से दर्शाते हैं, पोल बोलते हैं इसलिए P से दर्शाते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका अगला भाग क्या बनेगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। गर्मी बहुत है। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये केंद्र था और ये ध्रुव, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जो लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इसे दर्शाने की बात किया जाए तो इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं C से P के बीच की दूरी। बाकी देखिए चाहे ये वाली दूरी की बात करो, ठीक है, या फिर ये एक प्रकार से देखिए गोले का ये बाहरी भाग कहलाएगा, एक केंद्र है, इससे कहीं से भी दूरी लेंगे वो वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगी, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए इस मुख्य भाग में अगर हम बात करें गोलीय दर्पण के तो जान लेते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? क्या लिख रहा हूँ भाई? मुख्य फोकस, ठीक है। देखिए मुख्य फोकस क्या होगा कि जैसा कि हमने यहाँ पे बना लिया एक अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल, ठीक है। इसमें एक चीज़ छूटा है क्या भैया? चलिए यहीं पे एक चीज़ और हम बता देते हैं, मुख्य अक्ष पहले समझ लेते हैं फिर उसको शुरू करते हैं। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? अगर अक्ष की बात करें तो दर्पण में ढेर सारे अक्ष मिलेंगे, लाइनें ये खींच दी है हमने, ये सभी क्या कहलाएंगे? अक्ष कहलाएंगे। ये सभी हमारे अक्ष होंगे, ठीक है। देखिए इनमें से मेन लाइन एक ही होगी, वो कौन सी है उसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। वो कौन सी लाइन होगी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई की प्रकाश की किरण
कहाँ से होकर जाए, सी और पी से होकर। जब कोई प्रकाश की किरण सी और पी क्या है, ध्रुव है, और सी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये भी हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये क्यों छूटे। अब इसके बाद अगर दर्पण के द्वारा की बात किया जाए तो देखिए दर्पण का ये जो व्यास होगा ये दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये इसे हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये इसका ये भाग क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, हमारा अगला टॉपिक था मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, तो अवतल दर्पण भी हमने बना लिया और इसी के साथ साथ बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसके लिए हमें और क्या चाहिए, इसका ध्रुव चाहिए P, वक्रता केंद्र C। सेम दूसरे वाले के लिए भी ध्रुव P हो जाएगा और वक्रता केंद्र C हो जाएगा। चित्र में समझ लीजिए, पूरा खेल यहीं से हो जाएगा ख़त्म, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये P हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुख्य फोकस की अगर बात किया जाए कि मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ये कोई प्रकाश की एक किरण है और ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, और ये दूसरी प्रकाश की किरण है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। और देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ये दर्पण से परावर्तित होकर ये अंदर की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, अंदर की ओर झुक जाएगी। और अंदर की ओर जब ये झुकेगी तो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या होगी, एक दूसरे को काटेंगी। यहाँ पे हमने दो ही लाइनें खींची हैं, दो नहीं अनंत खींच देंगे। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये रेखाएं अगर मुख्य अक्ष के क्या हैं, समांतर हैं, तो ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, और जिस बिंदु से होकर ये जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो जाएगा इसका मुख्य फोकस। अगर दूसरे वाले चित्र के लिए हम बात करें तो उसका भी देख लीजिए, इसका क्या बनेगा कि देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण की ओर जाने वाली प्रकाश किरण है, तो ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये बाहर की ओर निकल जाएगी। तो ये वाली भी समांतर है तो ये बाहर की ओर चली जाएगी। लेकिन अगर इन प्रकाश की किरणों को, ये परावर्तित प्रकाश की किरणों को यदि हम पीछे की ओर ये डाट डाट करके बढ़ाएं तो ये मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगी, काट देंगी, या कहें कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आसान से शब्दों में इसकी परिभाषा बनेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, कैसे दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए दोनों के लिए परिभाषा एक बार में ही बता दिया जाएगा कि मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अगर मिलती हैं बोल रहे हैं तो किसके लिए है, अवतल के लिए। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, डाट डाट करके बढ़ाया था,
प्रकाश की किरणों को, परावर्तित प्रकाश की किरणों को। ठीक है, तो ये मिलती हुई प्रतीत हुई, तो जहाँ पे मिलती थी या मिलती हुई प्रतीत होती उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही परिभाषा बनाएंगे। वो क्या बनेगा कि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, अगर ये मिलती शब्द आया है तो ये किसके लिए है? अवतल के लिए। ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर प्रतीत शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये उत्तल के लिए प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ये है मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए फोकस दूरी और जान लेते हैं, इसके बाद फिर आगे का देखते हैं। देखिए फोकस दूरी की अगर बात किया जाए, ये मुख्य फोकस था जिसको एफ से दर्शाओगे, ये भी मुख्य फोकस था, एफ से दर्शाएंगे। फोकस दूरी की बात किया जाए तो फोकस दूरी क्या बनेगी? देखिए ये है हमारा क्या? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव है और ये एफ है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी इसी को क्या कहेंगे? मुख्य और फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, इसको हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से। हमेशा इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तो लिखेंगे ध्रुव P व मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। तो ये थे कुछ गोलीय दर्पण के मुख्य भाग। तो चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। गर्मी कुछ ज़्यादा है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है फोकस दूरी व, देखिए फोकस दूरी को किससे दर्शाते हो? स्मॉल एफ से, व वक्रता त्रिज्या
में संबंध, और इन दोनों में संबंध की बात करें तो संबंध क्या बनेगा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को दर्शाओगे किससे, कैपिटल आर से। तो इन दोनों में आपस में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो है हमारी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस का 2 गुना होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का हाफ, हाफ का मतलब अपान में क्या कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा इसमें संबंध। फोकस को किससे दर्शाओगे, एफ से, और वक्रता को किससे दर्शाओगे, आर से, और अपान में आ जाएगा क्या हमारा 2। तो एफ बराबर आर बाई 2, या फिर आर बराबर लेना चाहते हैं तो 2 को बाएं तरफ लोग मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर बराबर किसके निकल के आएगा 2f के। ठीक है, तो ये होता है संबंध। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो बच रहा है हमारा इसका डेरिवेशन, ये दोनों में संबंध का सूत्र का डेरिवेशन हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, निगमन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो अगले भाग में देखिए इसका डेरिवेशन, और इसके बाद आगे चल के गोली दर्पण से संबंधित जो भी दर्पण का सूत्र है उसका डेरिवेशन, चाहे उत्तल के लिए हो चाहे अवतल के लिए हो। और इसके बाद देखिए क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, ये हम अपने अगले पार्ट में देंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।